जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे। ये चैप्टर एसेंशियली डील करता है फ्लोरा एंड फोना से। एक तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि फ्लोरा एंड फोना में डिफरेंस क्या है। तो बहुत सिंपली, अर्थ पे जितनी भी प्लांट पॉपुलेशन है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनके लिए कॉमन टर्म है फ्लोरा। याद रखने के लिए फ्लोरा फ्लावर राइम करता है, तो फ्लोरा फ्लावर, फ्लोरा इज द प्लांट पॉपुलेशन। और अर्थ पे जितनी भी एनिमल पॉपुलेशन है, जितने भी जानवर हैं, उनके लिए कॉमन टर्म है फोना। चैप्टर में बात हुई कि इंडिया में फ्लोरा एंड फोना की सिचुएशन क्या है। इससे रिलेटेड कुछ कॉमन टर्म्स हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी, वैनिशिंग फॉरेस्ट। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, वो स्पीशीज़ को, उनकी पॉपुलेशन को कितना खतरा है उसके बेसिस पे क्लासिफाई करती है, तो वो क्लासिफिकेशन की बात हुई है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये फ्लोरा एंड फोना डिप्लीट हो रहा है, उसके क्या कॉजेज हैं और उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोकल कम्युनिटीज़ क्या कर रही हैं, ट्राइबल्स का क्या रोल रहा है, उस सब की बातचीत करता है ये चैप्टर, और वो सब अपन पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। देखो, हम ह्यूमन बीइंग्स प्लेनेट अर्थ को और बहुत सारे लिविंग बीइंग्स के साथ में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में शेयर करते हैं। अपने आसपास देखो, पेड़ पौधे, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, इन सब के साथ में हम अर्थ पे कोएग्जिस्ट करते हैं। इन सब के साथ में हम अर्थ को शेयर करते हैं, और अर्थ पे बहुत इमेंस बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। वी शेयर दिस प्लेनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स एंड दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी। और ये बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? किसी भी जोग्राफिकल एरिया में कितने नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, कितनी वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। इन सिंपल टर्म्स, बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन। और इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सब कुछ आएगा। इट इंक्लूड्स वेरियस प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये सब मिला के जो इकोसिस्टम्स बनते हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा हैं। इकोसिस्टम का मतलब एक ऐसा नेचुरल हैबिटेट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ फिजिकल एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। NCERT बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करते हुए लिखती है कि इट इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज। एक तो बायोडाइवर्सिटी बहुत इमेंसली रिच है वाइल्ड लाइफ में और कल्टिवेटेड स्पीशीज में, और दूसरा, बायोडाइवर्सिटी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, दे आर डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन। बहुत अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और बहुत अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट है, दे आर क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे बहुत हैवीली डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है फूड चेन या फिर फूड वेब। फूड वेब में से कोई एक ऑर्गेनिज्म इधर उधर हो जाए तो पूरी फूड वेब कोलैप्स हो जाती है। अच्छा, एक टर्म यूज हुआ कल्टीवेटेड स्पीशीज। इसका मतलब क्या है? किसी भी स्पीशीज के नेचुरल एवोल्यूशन प्रोसेस में जब ह्यूमन बींग्स इंटरफेयर करते हैं अपनी नीड के हिसाब से, तो जो रिजल्टेंट स्पीशीज होती है उसे बोलते हैं कल्टीवेटेड स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, वीट का जो सीड होता है उसको साइंटिस्ट ने जेनेटिकली मॉडिफाई किया, और अब जो सीड है वो कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट देता है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है। तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है ये कल्टीवेटेड स्पीशीज है। आगे देखो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन बीइंग्स ने गलती की। हमने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की, डोमिनेट करने की कोशिश की, और इस प्रोसेस में हम भूल गए कि हम भी एनवायरनमेंट का एक हिस्सा हैं। हम भी एनवायरनमेंट पे उतना ही डिपेंडेंट है जितना कि कोई और लिविंग स्पीशीज। और फिर इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हुए हैं, वो अपन आगे देखेंगे चैप्टर में। वी ह्यूमंस along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only a part। हम सिर्फ एक हिस्सा हैं इसका, and very much dependent on this system for our own existence। अपने खुद के सर्वाइवल के लिए इस सिस्टम पे, इस एनवायरनमेंट पे हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। हमसे एनवायरनमेंट नहीं है, एनवायरनमेंट से हम हैं। आगे देखो, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। ये अपन ने देख ही लिया कि फ्लोरा, जितनी भी प्लांट पॉपुलेशन है उसके लिए कॉमन टर्म है फ्लोरा, फ्लोरा फ्लावर।
जितनी भी एनिमल पॉपुलेशन है उसके लिए कॉमन टर्म है फौना। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो इंडिया बेहद लकी है इस मामले में। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बहुत हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है इंडिया में, और उससे भी ज़्यादा मजे की बात यह है कि जितनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है उसका दुगना तिगना नंबर इज येट टू बी डिस्कवर्ड। बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं इंडिया में जिनका अभी हमें पता ही नहीं है, जिनको डिस्कवर करना अभी बाकी है। एंड दिस डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना इज वेरी वेल इंटीग्रेटेड इन आवर डे टू डे लाइफ। अपने आसपास देखो, हम जो भी खाते हैं, जो भी चीज़ें आमतौर पर यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं डिराइव की गई हैं, ली गई हैं फ्लोरा एंड फोना से। और इसी वजह से हम इस डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना को ग्रांटेड लेते हैं। बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस, एनवायरमेंट इज अंडर ग्रेट स्ट्रेस, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन। और ये एनवायरमेंट अंडर स्ट्रेस क्यों है? उसका बहुत सिंपल सा रीजन, ड्यू टू आवर इनसेंसिटिविटी। हम बिना सोचे समझे ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं एनवायरमेंट को कंट्रोल करने की, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट क्या है कि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की जो रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा है, येट टू बी डिस्कवर्ड है उसको तो भूल ही जाओ, जिसके बारे में हमें पता है, रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा का एटलीस्ट 10% और मैमल्स का एटलीस्ट 20% आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट, खतरे में हैं, खत्म होने की कगार पे हैं। अगर इन स्पीशीज को बचाने के लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं लिए गए तो ये स्पीशीज अर्थ पे मिलना बंद हो जाएंगी एक टाइम के बाद, जैसे डायनासोर्स नहीं मिलते आज। मैनी ऑफ दीज वुड नाउ बी कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल। इनमें से बहुत सारे स्पीशीज क्रिटिकल कंडीशन में हैं, दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, खत्म होने की कगार पे हैं। एग्जाम्पल, चीता, पिंक हेडेड डक, इसका सर और नेक पिंक होती है इसलिए पिंक हेडेड डक। माउंटेन क्वेल एक चिड़िया है। फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट। और सिर्फ एनिमल्स या बर्ड्स ही नहीं, प्लांट्स भी। महुआ की एक वाइल्ड वेराइटी है, महुआ बहुत नॉर्मली मिलता है अपने यहाँ पे, तो महुआ की एक वाइल्ड वेराइटी है मडुकिया इंसिग्नियस। ग्रास की एक स्पीशीज है हुबार्डिया हेप्टेन्यूरोन। ये सब क्रिटिकल कंडीशन में है, खत्म होने की कगार पे हैं। और इससे भी बड़ी बात, नो वन कैन से हाउ मेनी स्पीशीज मे हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट। कोई ये भी नहीं बता सकता कि कितनी ही स्पीशीज ऑलरेडी लॉस्ट हैं, ऑलरेडी जा चुकी हैं अर्थ से। अब जैसे बड़े बड़े स्पीशीज हैं, जैसे चीता है, इसकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, वो नोटिस करना, वो काउंट करना बेहद ईजी है। लेकिन छोटे स्पीशीज जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, कितने ही ऐसे होंगे जो कि आए और धरती से चले भी गए और हमें पता ही नहीं है। आगे देखो, वैनिशिंग फॉरेस्ट। वैनिशिंग फॉरेस्ट होते हैं ऐसे फॉरेस्ट जिनको काट दिया गया लोगों के द्वारा ड्यू टू वेरियस रीजंस। इसके लिए एक दूसरा टर्म है डिफॉरेस्टेशन। वैनिशिंग फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट दैट हैव बीन क्लियर्ड बाय द पीपल फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस। और इंडिया में जो रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन है वो बहुत हाई है, वो बहुत स्टैगरिंग है। और द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, हमारे कंट्री में जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के अंडर जो एरिया आता है वो है 80.73 मिलियन हेक्टेयर, जो कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का सिर्फ 24.56% है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सिर्फ 24.56%। हमारे कंट्री में एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी चलती है, 1952 में आई है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का एटलीस्ट 33% एरिया फॉरेस्ट होना चाहिए, और है कितना? 24.56%। और इस 24.56% में से भी कुछ डेंस फॉरेस्ट है 12.4%, कुछ ओपन फॉरेस्ट है 9.26% और कुछ मैंग्रोव्स हैं 0.15%। किसी भी फॉरेस्ट एरिया में प्लांट्स की कितनी डेंसिटी है उसके हिसाब से डेंस ओपन फॉरेस्ट डिसाइड होते हैं। 40% से ज़्यादा डेंसिटी है तो डेंस फॉरेस्ट, 10 से 40 के बीच में है तो ओपन फॉरेस्ट। और मैंग्रोव होती है कोस्टल एरिया की प्लांटेशन। कोस्टल एरिया ज़्यादातर वेस्ट बंगाल वगैरह वाली साइड मिलती है। कोस्टल एरिया में एक फॉर्म ऑफ प्लांटेशन है जिसे बोलते हैं मैंग्रोव। अच्छा,
अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग डेंस फॉरेस्ट के अंडर जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है। ये अच्छी बात है, लेकिन आइडियली चाहिए कितना 33%, है कितना 24.56%। और बहुत फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने की ज़रूरत है हमें। और ये जो इंक्रीज हुआ है ये भी नेचुरली नहीं हुआ है, इसके लिए भी बहुत सारे डिफरेंट एजेंसीज ने, गवर्नमेंट ने, लोकल कम्युनिटीज़ ने, ट्राइबल्स ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे कंजर्वेशन मेजर्स, बहुत सारे मैनेजमेंट इंटरवेंशंस, बहुत सारे प्लांटेशंस किए हैं, उसके बाद ये एरिया इंक्रीज हुआ है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ये जो डेटा है ये लेटेस्ट डेटा है, पुरानी एनसीईआरटी में पुराना डेटा होगा तो टेंशन नहीं लेना, कंफ्यूज नहीं होना। आगे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड के फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए काम करती है। IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये इंपॉर्टेंट है। IUCN स्पीशीज को, उनकी पॉपुलेशन को कितना खतरा है उसके बेसिस पे क्लासिफाई करती है। जैसे नॉर्मल स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज। ये सारे स्पीशीज क्या होते हैं एक एक करके देखेंगे, और इसको इजीली कैसे याद रखा जा सकता है वो भी देखेंगे लास्ट में। देखो, सबसे पहले है नॉर्मल स्पीशीज। ऐसे स्पीशीज जिनका पॉपुलेशन लेवल नॉर्मल है, जिनके सर्वाइवल को कोई खतरा नहीं है। द स्पीशीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल। एग्जाम्पल के तौर पे कैटल, कैटल की पॉपुलेशन को कोई खतरा नहीं है, सफिशिएंट नंबर में है। साल, ये एक पेड़ है, साल का ट्री, इसको फर्नीचर के लिए काटा जाता है, बट इसकी जो पॉपुलेशन है वो सफिशिएंट है, इसके सर्वाइवल को कोई खतरा नहीं है। पाइन, रोडेंट्स, ये सब नॉर्मल स्पीशीज में आते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज, द स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। ऐसी स्पीशीज जो कि खत्म होने की कगार पे हैं, अगर इन स्पीशीज को बचाने के लिए एप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं लिए गए, या फिर जिन नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से इन स्पीशीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है उनको कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये स्पीशीज खत्म हो जाएंगी अर्थ से, जैसे डायनासोर्स खत्म हो गए। These are the species which are in danger of extinction. The survival of such species is difficult if the negative factors that have led to a decline in their population continue to operate. एग्जाम्पल के तौर पे ब्लैक बक, सलमान खान जोधपुर कोर्ट के चक्कर इसी को मारने के चक्कर में लगाता है, ब्लैक बक। क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लॉयन टेल्ड मकाओ, शंघाई, ये मणिपुर में मिलने वाला एक डियर है, बहुत क्यूट लगता है, डांसिंग डियर भी बोलते हैं इसे। एंडेंजर्ड स्पीशीज जो एकदम खत्म होने की कगार पे हैं। तीसरी है वल्नरेबल स्पीशीज, ऐसे स्पीशीज जिनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, कम है, एंडेंजर्ड के मुकाबले ज़्यादा है बट इन जनरल कम है, और अगर इनकी पॉपुलेशन ऐसे ही डिक्लाइन होती रही तो ये बहुत जल्दी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगी। These are the species whose population has declined to levels from where it is likely to move into the endangered category in the near future if negative factors continue to operate. Example के तौर पे blue ship, Asiatic elephant, Gangetic dolphin. चौथी स्पीशीज है रेयर स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन कम है, स्मॉल पॉपुलेशन है, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल के मुकाबले ज़्यादा है बट जनरली कम है, और अगर इनको बचाने के लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं लिए गए तो ये बहुत जल्दी या तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगी या फिर वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाएंगी। द स्पीशीज विद स्मॉल पॉपुलेशन मे मूव इनटू एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट। एग्जाम्पल के तौर पे हिमालयन ब्राउन बियर, बड़ा प्यारा दिखता है ये, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल, ये रही। रेयर के बाद एंडेमिक स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती, सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगी, और ये जनरली होता है बिकॉज वो एरिया किसी जोग्राफिकल बैरियर की वजह से आइसोलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल अंडमान एंड निकोबार, चारों तरफ पानी है, आइसोलेटेड है, तो वहाँ जो स्पीशीज मिलती हैं उनमें से ज़्यादातर स्पीशीज सिर्फ वहीं मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। एंडेमिक स्पीशीज, these are the species which are only found in
some particular areas usually isolated by natural और geographical barriers. एग्जाम्पल के तौर पे अंडमान टील, निकोबार पिजियन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, ये सब है एंडेमिक स्पीशीज जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं. लास्ट है एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो कि अब मिलती ही नहीं है. पूरे अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पूरी अर्थ पे नहीं मिलती, जैसे डायनासोर्स. अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर रीजन की बात करें तो उस पर्टिकुलर कंट्री या उस पर्टिकुलर रीजन में अब नहीं मिलती थी, पहले कभी मिलती थी. These are the species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur. The species may be extinct from a local area. अगर local area के context में बात कर रहे हैं तो, from a region अगर region की बात कर रहे हैं तो, from a country अगर country की बात कर रहे हैं, continent या फिर पूरी अर्थ, entire अर्थ. एग्जाम्पल के तौर पे एशियाटिक चीता या पिंक हेडेड डक. अच्छा, याद कैसे रखना है वो देखो. अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ी अपन ने नॉर्मल स्पीशीज, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ी एंडेंजर्ड स्पीशीज, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ी वल्नरेबल स्पीशीज, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ी रेयर स्पीशीज, एक्सटिंक्ट, और लास्ट है एंडेमिक. ये स्पीशीज अपन ने पढ़ी. इधर एक कॉलम बना लेते हैं पॉपुलेशन और एक कॉलम बना लेते हैं सिनेरियो क्या है. अब देखो, नॉर्मल स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जिनकी पॉपुलेशन एकदम नॉर्मल है, इनकी पॉपुलेशन एकदम ओके है, इनके सर्वाइवल को कोई खतरा नहीं है, एकदम ओके कंडीशन में है ये. एंडेंजर्ड स्पीशीज वो हैं जिनकी पॉपुलेशन बेहद कम है, बहुत ज़्यादा कम है, और अगर इनको बचाने के लिए एप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं लिए गए तो ये बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, धरती से मिलना ही बंद हो जाएंगी. वल्नरेबल स्पीशीज वो हैं जिनकी पॉपुलेशन एंडेंजर्ड स्पीशीज के मुकाबले तो ज़्यादा है बट इन जनरल कम है, और अगर इनको बचाने के लिए एप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं लिए गए तो ये बहुत जल्दी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगी. रेयर स्पीशीज वो हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल के मुकाबले तो ज़्यादा है बट इन जनरल कम है, और अगर इनको बचाने के लिए एप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं लिए गए तो या तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाएंगी या फिर एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगी. एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो कि अब मिलती ही नहीं है, और एंडेमिक स्पीशीज जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं, किसी लोकल एरिया में ही मिलती हैं. इनकी पॉपुलेशन डिपेंड करती है कि हम किस स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं. ये फॉर्मेट है जिससे याद रहेगा थोड़ा. अच्छा, एक्सटिंक्ट स्पीशीज अपन ने लास्ट पढ़ा, वापस आते हैं. ये देखो, एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो कि अब मिलती ही नहीं है. एक्सटिंक्ट स्पीशीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जिसे बोलते हैं अपन एशियाटिक चीता. एशियाटिक चीता या चीता वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है. 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, ये कार की स्पीड से भागता है. वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल है. 20th सेंचुरी से पहले चीता अफ्रीका और एशिया में बहुत वाइडली मिलता था, लेकिन अब एशियन चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट, एकदम खत्म होने की कगार पे है. इंडिया में तो एक्सटिंक्ट हो भी गया है, 1952 में ही एक्सटिंक्ट हो गया था. ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया में एशियाटिक चीता 1952 में एक्सटिंक्ट हो गया था, खत्म हो गया था. अब थोड़ा बहुत मिलता है इराक में, और कहीं नहीं मिलता पूरे वर्ल्ड में. पहले इंडिया में भी मिलता था लेकिन इंडिया में 1952 में एक्सटिंक्ट हो गया. एक्सटिंक्ट होने के रीज़न क्या है? हैबिटेट, जहाँ ये रहता है वो हैबिटेट डिक्लाइन हो रहे हैं, प्रे हंटिंग की जा रही है, पोचिंग की जा रही है. एक चीज़ और, चीता और लेपर्ड में जो डिफरेंस है उसमें लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, देख के पता नहीं कर पाते हैं कि लेपर्ड कौन सा और चीता कौन सा है. ये लेपर्ड है, ये चीता है. इसका जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि चीता की आंखों के बगल में ये लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप्ड लाइंस होती हैं, आंखों से लेके ये नाक के बगल से मुंह तक ये लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप्ड लाइंस होती हैं. लेपर्ड के मुंह पे ये नहीं होती हैं.
Its distinguishing marks are the long teardrop shaped lines on each side of the nose from the corner of its eyes to its mouth. अच्छा, इसके बाद फ्लोरा एंड फौना क्यों डिप्लीट हो रहा है, उसके कॉजेज और उसके बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस सब पे बातचीत है, वो अपन देखेंगे आगे. फिलहाल के लिए इतना ही. अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो, सब्सक्राइब कर लो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो. थैंक यू वेरी मच.